नमस्कार आप सभी का। आज के वीडियो का टॉपिक है गेट रिच स्लोली। जी हाँ, आपको स्टॉक मार्केट में काम करने का एक पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ मैं, एक दृष्टिकोण, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है तो ये बहुत ही बोरिंग वीडियो। इसमें ना तो कोई स्ट्रेटेजी डिस्कस होगी, ना तो आपको कोई इंडिकेटर बताया जाएगा, ना तो किसी स्टॉक का नाम लिया जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन सभी से ऊपर एक चीज़ होती है, माइंडसेट, कि आप सोच क्या रहे हैं। आप जब काम करने आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपका दृष्टिकोण क्या है, आपने क्या सोच के स्टॉक मार्केट में कदम रखा है, वो आपका काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा अगर आप इस बात को समझ गए जो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं कि अमेज़न का जो फाउंडर है जेफ बेजोस, जब उसने वॉरेन बफेट से पूछा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो तो बहुत ही सिंपल है पैसे बनाने की, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग इसको फॉलो क्यों नहीं कर पाते, आपकी तरह अमीर क्यों नहीं बन पाते। तो वॉरेन बफेट ने कहा था उनसे कि इसीलिए क्योंकि मेरी जो स्कीम है, मेरा जो तरीका है वो गेट रिच स्लोली वाला है। मतलब धीरे धीरे आराम से पैसे बनने वाला, बहुत जल्दबाजी में नहीं। वॉरेन बफेट जब किसी कंपनी को एनालिसिस करके अच्छी कंपनी को कम प्राइस पे, जब वो नीचे के भाव पे मिल रही है, तब लेते हैं, तो ये नहीं सोचते कि मैं उसको 1 साल रखूंगा, 2 साल रखूंगा। उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं तो सोच लेता हूँ कि 5 साल के लिए स्टॉक मार्केट बंद हो जाए मेरे लेने के बाद, ताकि ये जो रोज का जो उसका प्राइस देख के जो अंदर जो हलचल आती है वो आए ही ना। अगर आप कभी 1 करोड़ रुपए की जमीन लें निवेश के पर्पज से, और अगले दिन आके कोई कहे कि उसकी कीमत 95 लाख हो गई है, तो क्या आप कहेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और मैं उसे बेच दूं? आपने सोच के लिया है ना कि मैं 3 साल, 5 साल, 10 साल रखने वाला हूं इसको, जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तब मैं इसे बेचूंगा। इसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, जहां असली वेल्थ क्रिएशन होता है, वहां सबसे जरूरी है पेशेंस। अच्छी कंपनियां जो ग्रो कर रही हैं, जो बढ़ रही हैं, जिनका सेल्स और प्रॉफिट अगर आप देखें पिछले 5 साल, 10 साल में एवरेज 10 से 15% से ज़्यादा की गति से बढ़ा है, आगे भी आपको लगता है कि उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज 10 से 15% की गति से बढ़ते रहेंगे, ऐसी कंपनी जो अपने प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट कर पा रही हो, ऐसी कंपनी जहाँ पे कोई रिस्क ना हो, जैसे एआई के कारण आईटी कंपनियों में रिस्क है, ऐसी कंपनी जब आपको कम पी रेशियो पे, 20 से कम पी रेशियो पे मिले, और आप ये ना सोचे कि मैं 6 महीने में ही पैसा बनाना है। अरे 6 महीने में ही पैसा बनाना है, जब आपने ये टाइम लगा दिया रिस्ट्रिक्शन, तो आपको पता नहीं ना कि अगले 6 महीने तक वो स्टॉक साइडवेज रहेगा, गिरेगा या क्या होगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि ये कंपनी अच्छी है, ग्रोइंग कंपनी है, मार्केट में ओवरऑल जो गिरावट हुई है उसके कारण ये स्टॉक अभी नीचे के भाव से मिल रहा है, मैं इसे अक्यूमुलेट करना चालू करता हूँ। आपके लेने के बाद भी वो स्टॉक हो सकता है वहाँ से और गिरे, लेकिन बिकॉज़ आपको पता है कि ये क्वालिटी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, कम पी रेशियो पे मिल रही है, आप जे कर्व को फॉलो करते हो। जे कर्व मतलब पहले हो सकता है आपके लेने के बाद स्टॉक और नीचे जाए, तो आप और खरीदते हैं, नीचे के भाव पे अक्यूमुलेट करते हैं, और वापस जब मार्केट रिकॉग्नाइज़ करता है उसको, तो आपको फिर उसका बेनिफिट मिलता है। और आप उसको जब वो बढ़ता है तब भी लंबा होल्ड करते हैं, ये नहीं कि 10-20% लेके निकल गए। इसी बात पे एक और स्टोरी आपके साथ साझा करता हूँ। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर का नाम आपने सुना होगा। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर के साथ उनका एक और पार्टनर था, रिक। रिक गुरियल 1970 में उनका पार्टनर हुआ करता था। ये 3 लोग एक साथ थे। अब आप कहीं भी रिक का नाम नहीं सुनेंगे कि कहाँ गायब हो गया वो। तो च वॉरेन बफेट के जो एक बहुत ख़ासम ख़ास आदमी है, मोहनीश पबराई, जिनकी एक पुस्तक भी है धंधो द इन्वेस्टर, अगर आपको कभी समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि रिक कहाँ चला गया, कैसे रिक इन दोनों से अलग हो गया। तो 1970 तक ये सब तीनों साथ ही काम करते थे। उसके बाद जो ये 2 लोग थे, वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर, इनको हमेशा से पता था कि हम अमीर होने वाले हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। अच्छी कंपनियां भी जब ओवरऑल मार्केट में कोई खराब न्यूज़ हो, सेंटीमेंट खराब हो, या उस कंपनी में कोई खराब न्यूज़ हो जो कि उस कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट नहीं करने वाली, लेकिन बिकॉज हम में से ज़्यादातर लोग सेंटीमेंट पे काम करते हैं कि अभी क्या सेंटीमेंट है, तो हम वहाँ पे उस स्टॉक को बेच देते हैं। जो वीक हैंड्स होते हैं, जो रिटेल पब्लिक में ज़्यादातर लोग हैं, तब बड़े प्लेयर्स उसको अक्यूमुलेट करते हैं। जिसको ये बात समझ में आ गई, वो स्टॉक्स को अच्छे लेवल्स पे अक्यूमुलेट करता है, और उसको स्टॉक मार्केट में लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर उसने 10 स्टॉक लिए हैं
अच्छी कंपनियाँ देख के, क्वालिटी कंपनीज़ नीचे के लेवल पे बिना कोई टाइम डिसाइड किए कि मुझे 1 ही साल में अमीर नहीं होना है, तो वो स्टॉक आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर 2 स्टॉक नहीं भी गए तो बाकी 8 स्टॉक्स आपके उसकी भरपाई कर देंगे। ये एक सिंपल तरीका है स्टॉक मार्केट में काम करने का, अगर आप जल्दबाजी ना करें तो। पर जो रिक थे उनके पार्टनर, वो बहुत जल्दबाजी में थे। उन्होंने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे। मतलब जैसे अभी भी आप देखते होंगे, जितने भी आपके ब्रोकर हैं वो आपको 1 लाख रुपए के बदले 5 लाख रुपए का शेयर बेचने के लिए रेडी हैं। आपको उसका ब्याज लगता है, लेकिन लोग एमटीएफ में शेयर्स लेते हैं। अगर आप एमटीएफ में शेयर्स ले रहे हो और आपको नहीं पता कि आप कहाँ निकलोगे, और आप छोटा स्टॉप लॉस में काम करना नहीं जानते, और अगर मार्केट में कोई ख़राब न्यूज़ आ जाए, कोई बड़ा नेता मर जाए रातों रात, लाइव मार्केट में मर जाए, कोई अटैक हो जाए, तो वो स्टॉक या उस स्टॉक से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिसके लिए आप प्रिपेयर ना हो, तो जब वो स्टॉक बहुत जल्दी से जब क्रैश करेगा, कई बार आपने देखा होगा इंट्राडे में स्टॉक्स बहुत नीचे गोता मार के वापस क्लोज ऊपर हो जाते हैं। लेकिन जब वो नीचे गोता मारने जाते हैं, गिरते हैं, तो जो एमटीएफ में लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है उस स्टॉक के अंदर, उनका वो प्राइस आ जाता है जहां पे ब्रोकर उनका स्टॉक खुद से ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है उस प्राइस पे। तो 1972 से 1974 जो 2 साल का पीरियड था, उसमें स्टॉक मार्केट स्लो करेक्शन दिया। अभी आपको जितने भी क्रैश याद हैं वो इसीलिए याद हैं क्योंकि एक ही दिन में स्टॉक मार्केट 10-20% गिर गया। ऐसे 1987 का क्रैश, 2008 का क्रैश लोग बात करते हैं। 1972 के पास स्लो करेक्शन आया था। 2 साल में स्टॉक मार्केट जो है वहाँ का एक्सचेंज था S&P 500, वो लगभग 50% नीचे गिरा था। उस समय में जो रिक के जो पोजीशंस थे वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गए, या ब्रोकर्स ने काट दिए, या आप कहिए कि वहाँ पे उन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ और वो फिर लाइमलाइट से हट गए। पर ये दोनों, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, बिकॉज इनका स्ट्रेटजी क्या था कि जब मार्केट गिर भी रहा है, बिकॉज इनके पास जो पैसे हैं वही लगाए हैं इन्होंने, तो इनको डर नहीं है कि वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। मेरे पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए हैं, मैंने 1 करोड़ से एक ही शेयर खरीद लिया, कोई एक ऐसी फार्मा कंपनी मान लीजिए जो बहुत अच्छी है, अभी 20 से कम के पी पे मिल रही है, जिसका आरओई 20 के बराबर है 10 साल से, जो ग्रोथ कंपनी है, नए नए इनोवेशन कर रही है, नए नए कोलैबोरेशन कर रही है, एक्विजिशन कर रही है। मुझे पता है कि ये अगले 20, 25, 30 साल तक रहने वाली है। ना तो एआई से इसको खतरा है, ना तो इसको कॉम्पिटिटर से खतरा है। इसके मैनेजमेंट बहुत अच्छा है जो अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रहा है। अगर वो कंपनी मैंने मान लीजिए 1000 रुपये पे ली और कल को वो गिर के 900 हो गई और मेरे पास और पैसे आए, तो मैं उसमें डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये आज नहीं तो कल ये स्टॉक 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में लिया है, तो अगर मैंने 1000 में लिया है और वो 20% गिर गया, स्टॉक 800 आ गया, तो मेरे लिए वो 5 गुना नुकसान होगा, मेरा पूरा पोजीशन कट जाएगा। तो इसीलिए जल्दबाजी में न रहिए, लोन का पैसा एमटीएफ के पैसे पे काम ना करें, सैलरी से धीरे धीरे पैसे डालिए, अच्छी क्वालिटी कंपनीज में डालिए जो ग्रो कर रही हैं, मतलब सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। जो आपको अभी आईटी कंपनियों का नाम याद आ रहा होगा कि सर वो भी तो क्वालिटी कंपनीज थी, पिछले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, उनका सेल्स ग्रोथ देखिए आप जाके कितना है। कोई कंपनी अगर बढ़ा ही नहीं रही अपने सेल्स ग्रोथ को, प्रॉफिट ग्रोथ को, तो अब वो कैसे उसका प्राइस बढ़ेगा। जहाँ पे रिस्क है, बाहर का कोई रिस्क है, जैसे एआई का रिस्क है, तो कोई भी कंपनी में एटलीस्ट 10 से 15% से ज़्यादा सेल्स में ग्रोथ होना चाहिए हर साल। मतलब किसी साल 20%, किसी साल 18%, किसी साल 22%, इस तरीके का सेल्स ग्रो करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऐसे पहले सेल्स ग्रोथ 10-15%, फिर 0%, फिर 10-15, इस तरीके का सिक्लिकल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, साइकिल में नहीं चलना चाहिए, लीनियर ग्रोथ होना चाहिए। वो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट में कन्वर्ट होना चाहिए, प्रॉफिट में भी 10 से 15% का ग्रोथ आपको दिखना चाहिए, लीनियर, लगातार। उसके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब पीएनएल में आप थर्ड नंबर पे देखोगे कि कितने का सेल्स किया, 100 रुपए की स्टील बेची, 80 रुपए बनाने में खर्चा आया, तो 20 रुपए का फायदा हुआ। ये हुआ 20%, उसका क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कितने का सामान बेचता है, कितना खर्चा आता है, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है। ये जो ओपीएम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी इसको मेंटेन कर पाती है लगातार 10 साल से, वो एक अच्छी कंपनी है। जहाँ पे ये साइकिल में चल रहा है वो सिक्लिकल कंपनी है, जिसको आपको टाइम करना पड़ता है।
वो बहुत ही मुश्किल है। तो आप ऐसी कंपनियाँ चुनिए जहाँ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंट हो, बढ़ता हुआ हो। प्रॉफिट के बाद आप देखिए कैश फ्लो, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वाला कॉलम होता है सीएफओ, 10 साल का जोड़ के देखिए, पिछले 10 साल का प्रॉफिट कितना आया, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और 10 साल का सीएफओ, ये दोनों लगभग लगभग बराबर होने चाहिए। एटलीस्ट 80 से 90% तो होना ही चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैश में कन्वर्ट। तभी आप कहेंगे कि सब कुछ सही है और कंपनी कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। अगर ऐसी कंपनी आपको मिले जिसका आरओई 15% से ज़्यादा हो, तो फिर आप उस कंपनी को ज़रूर लीजिए जब भी वो 20 से कम पी रेशियो पे आए। ऐसा नहीं है कि आपके लेते ही वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपको भी नहीं पता कि वो कहाँ तक गिरेगा। आप यही कर सकते हो कि जितना नीचे गिरेगा आप उसको अक्यूमुलेट करिए, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप कम से कम 5 स्टॉक लीजिए। ऐसा भी कि नहीं आपने 50 स्टॉक ले लिए हैं, क्योंकि अच्छा स्टॉक पकड़ने के बाद भी लोगों के पैसे नहीं बनते। आप में से कितने लोगों को जानते होंगे जो अच्छे स्टॉक्स को पकड़ तो लिया, सही लेवल पे खरीद भी लिया, वो स्टॉक 3-4 गुना 5 गुना हो भी गया, पर पैसे कितने बने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका अलोकेशन ही नहीं था। आपका जो टोटल अमाउंट है, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो मैं एटलीस्ट, अगर मुझे कोई एक अच्छा स्टॉक मिला है जहाँ ये सारे क्राइटेरिया मीट होते हों, एटलीस्ट 30% से ज़्यादा तो उसमें अलोकेट करूँ ही। ये नहीं कि 2-2 लाख के मैंने 50 शेयर खरीद लिए। 30 लाख का एक शेयर खरीदा, 15 लाख का एक शेयर, इस तरीके से एटलीस्ट 5 से ज़्यादा स्टॉक मत खरीदिए। तभी आपको पता चलेगा कि पैसे बनते कैसे हैं। इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो स्टॉक मार्केट आपको ईज़ी लगने लगेगा। ना आपको बहुत ज़्यादा चार्ट देखने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा इंडिकेटर देखने की, ना तो रोज़-रोज़ आके नया डिसीज़न लेने की। क्योंकि डिसीज़न लेना अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि या तो आप सही होंगे या गलत। जितना कम डिसीज़न लेंगे आप स्टॉक मार्केट में, अगले 10 साल तक आप सोचिए कि मैं सिर्फ़ 5 से 10 डिसीज़न लेने वाला हूँ, 5 से 10 स्टॉक्स अच्छे लेके उन्हीं में काम करने वाला हूँ, उन्हीं को लेने वाला हूँ। तो आप सोचिए आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने बहुत रिसर्च करके अच्छे स्टॉक्स में आए हैं। अगर 5 में से 1 स्टॉक नहीं भी चला आपका, इतनी रिसर्च के बाद भी, इतने सारे पैरामीटर देखने के बाद भी कुछ अनहोनी हो गई कि 1 स्टॉक नहीं भी चला, तो बाकी 4 स्टॉक आपका काम कर देंगे। इस तरीके से आप सोचिए, जिनके पास कम टाइम है, जो पार्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जो पूरा दिन मार्केट नहीं देख सकते, शाम को थक हार के आके जॉब से फिर स्टॉक एनालिसिस नहीं कर सकते। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने देखा है लोगों ने कितने पैसे कमाए हैं, स्पेशली ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप फोमो में आ जाएंगे और एक ही ट्रेड में आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। स्टॉक मार्केट बना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ये कोविड के बाद से ज़्यादा फोमो हो गया है इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर और ये सब में, कि ऑप्शन ट्रेडिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, या तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो। इसका क्रेज़ जो है वो आपको एक तरीके से खींच रहा है। पर कोई भी चीज़ जो इंटरटेनमेंट के लिए की जाती है वो आपसे पैसे लेती है, ना कि आपको पैसा देती है। तो इंटरटेनमेंट के लिए मत कीजिए स्टॉक मार्केट को। अपनी हार्ड अर्न मनी को निवेश करने के तरीके से सोच के, अच्छी कंपनियां जो मैंने पैरामीटर बताए वो देख के, जब वो नीचे के प्राइस पे मिले तब उनको अक्यूमुलेट कीजिए। हर समय आपको ऐसी कंपनियां उपलब्ध होती हैं। आपको थोड़ा सा मेहनत वीकेंड में करना है, डेली नहीं करने की ज़रूरत, वीकेंड में करिए। जल्दबाजी में मत आइए, जब तक ना मिले आपको ऐसे स्टॉक्स बैठे रहिए। जब भी मार्केट में क्रैश आएगा आपको ऐसे स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स भी नीचे के भाव पे मिलेंगे। आइडेंटिफाई करके रखिए, जैसे ही वो आपकी अपॉर्चुनिटी आती है पैसे जमा करके रखिए वहाँ पे लगाने के लिए। ऑल द बेस्ट।